अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर नदीम अख्तर और आज मैं आपके सामने जमात हफ्तम की उर्दू मज़मून का एक और जो टॉपिक है वो लेके आया हूं। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है रमूज़ औकाफ़ की, इससे पहले हम रमूज़ औकाफ़ के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनकी बड़ी बड़ी अलामतें कौन सी हैं। पिछले सबक में हमने ख़त्मा और सक्ता के बारे में जाना था। आज हम अपनी बात को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो अगली अलामत है वो है वक्फ़ा। वक्फ़ा की अलामत। आइए अब हम ये देखते हैं कि वक्फ़ा की अलामत कौन सी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ये देखा था कि सक्ता की अलामत कौन सी थी, भला बताइए मुझे। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही जिसे हम कौमा कहते हैं, ये सक्ता की अलामत होती है। लेकिन अगर इसके नीचे एक छोटा सा नुक्ता भी हम लगा दें, ये इसको गौर से देख लीजिए, मैं इसको बॉक्स में कवर कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल वाज़े पता चल जाए। तो बेटा, वक्फ़ा की अलामत ये होती है, कॉमा लगाएं और उसके नीचे छोटा सा नुक्ता लगा दें, तो इसे वक्फ़ा की अलामत कहते हैं। अब ये कहाँ इस्तेमाल होती है? जहां पर, ज़रा तवज्जो से बात को सुनिएगा, जहां सक्ता से ज़्यादा ठहरना हो, यानी कि जहां पर हम सक्ता से ज़्यादा ठहरना चाहेंगे, जहां पर सक्ता से ज़्यादा ठहराव देना चाहेंगे, वहां पर हम वक्फ़ा की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, इसे ज़रा आपने तवज्जो के साथ समझ लेना है। अब जब मैं आपके सामने मिसाल लिखूंगा तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़े पता चल जाएगी। आइए अब इसको मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि वक्फ़ा की अलामत कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अली को क्रिकेट, अहमद को हॉकी और वसीम को फुटबॉल पसंद है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने अली को क्रिकेट, हम सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहर रहे हैं। तो जहाँ पर हमने सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहरना हो, वहाँ पर हम अलामत जो इस्तेमाल करते हैं वो वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। ये अलामत आएगी। आपने देख लिया बच्चों, इसके बारे में जान लिया कि वक्फ़ा की अलामत कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहरना हो और यहाँ पर हमारी सांस टूटती है। यहाँ जब हम रुकते हैं तो सांस टूटती है, जबकि सक्ता में हमारी सांस नहीं टूटती। लिहाजा इसको आप तवज्जो से समझ लीजिएगा कि कहाँ पर हमने ये अलामत इस्तेमाल करनी है, जहाँ पर सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहरना मकसूद हो, सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहराव हो, तो उस वक़्त हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा इस मिसाल को दोहरा रहा हूँ। अली को क्रिकेट, अहमद को हॉकी और वसीम को फुटबॉल पसंद है। तो इस जुमले और इस जुमले के दरमियान हमने जो ठहराव किया वो सक्ता से ज़रा ज़्यादा था, इसलिए हमने यहाँ पर जो अलामत इस्तेमाल की, इस अलामत को आप गौर से देख लीजिए। ये अलामत है, ये किस चीज़ की अलामत है प्यारे बच्चों? ये वक्फ़ा की अलामत है। तो लिहाजा वक्फ़ा की अलामत का इस्तेमाल और इसकी अलामत के बारे में हमने अच्छी तरह जान लिया। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आपकी किताब में दी हुई एक मश्क है, सफ़ा नंबर 28 पर, उसे देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वक्फ़ा के बाद जो अगला हमारा पड़ाव है, अगली रमूज़ औकाफ़ जिसे हमने डिस्कवर करना है, वो है सवालिया। सवालिया, ये सवालिया अलामत क्या होती है? इसको इस्तफ़हामिया अलामत भी कहा जाता है। इस्तफ़हामिया अलामत भी कहा जाता है। सवालिया अलामत कौन सी होती है? ये भी उन अलामतों में से एक है जो हम उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे ख़त्मा की अलामत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इस तरह सवालिया की अलामत भी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आइए हम इस पर ज़रा नज़र दौड़ाते हैं। प्यारे बच्चों, सवालिया की जो अलामत है वो ये है। इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। अब आप ऐसा कीजिए, अपनी उर्दू की किताब खोलिए, शाबाश, इसमें कोई भी सबक निकालिए और उसकी जो मशक दी हुई है उस पे जाइए। अब आप देखेंगे मशक में जितने भी
उसके मशक के नीचे सवाल दिए हुए हैं, उनमें से बहुत सौ के आखिर में ये अलामत लगी हुई है। तो लिहाजा ये अलामत हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? ये अलामत हमें ये बताती है कि इस जुमले में कुछ पूछा गया है। तो लिहाजा जहाँ पर भी कोई ऐसा जुमला आ जाएगा जहाँ पर कोई सवाल किया गया होगा, जहाँ पर कोई पूछा गया होगा, तो वहाँ पर हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं आपको लिख के ये बात बताता हूँ बेटा कि सवालिया अलामत हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कोई सवाल पूछा जाए, जहां पर भी कोई सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वहां पर हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। इन मिसालों को देखने के बाद आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इस अलामत को हम कहां पर और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ जुमले लिखता हूँ। वो ऐसे जुमले होंगे जिनमें कुछ पूछा गया होगा, जिनमें कोई सवाल किया गया होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि आपका नाम क्या है। अब यहाँ पर आगे मैं कोई अलामत फ़िलहाल नहीं लगा रहा। आप देखिए, आपका नाम क्या है, यहाँ पर मैंने पूछा है, सवाल किया है। तो जहाँ पर भी ऐसा जुमला आ जाएगा जिसमें कुछ पूछा गया होगा, उसके सामने प्यारे बच्चों हम ये अलामत लगाएंगे, जिसको उर्दू में हम सवालिया अलामत कहते हैं, या इसको हम इस्तफहामिया अलामत भी बोलते हैं। तो ये आप प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि इस जुमले के आखिर में हमने ये अलामत लगाई। आइए इसको एक और मिसाल के ज़रिए देखते हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अब देखिए यहाँ पर भी कुछ पूछा गया है, यहाँ पर भी ऐसा जुमला हमारे सामने आ गया है जहाँ पर कोई सवाल किया गया है, जहाँ पर कुछ पूछा गया है। तो इसके सामने भी हम कौन सी अलामत लगाएंगे? शाबाश, वेरी गुड। इसके सामने भी हम सवालिया अलामत लगाएंगे। तो लिहाजा इस बात को बेटा अपने जहन में बिठा लीजिए, जहाँ पर भी कुछ पूछा जाएगा, कोई सवाल किया जाएगा, वहाँ पर हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है प्यारे बच्चों? आइए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं इसे वक्ती तौर पर यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद है आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम चलते हैं उर्दू ग्रामर के एक और अलामत की तरफ, और वो अलामत है राबता। राबता की अलामत प्यारे बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी आपको रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ाई हैं, उनमें सब के सामने मैं एक ये अलामत लगाता आया हूँ। आपने गौर किया होगा, तो यही अलामत जो है ये राबता की अलामत है। प्यारे बच्चों, हम उर्दू में अपनी तहरीर में इस अलामत का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग उर्दू के लफ्ज़ या उर्दू का कोई जुमला लिखने के बाद ऐसे बराबर की अलामत लगा देते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिए, उर्दू में कहीं भी ये अलामत इस्तेमाल नहीं होती। तो अब हम ये देखते हैं कि राबता की अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है। जहाँ किसी चीज़ की थोड़ी सी तफसील बयान करनी हो। जी बच्चों, राबता की अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है? आपने इसकी अलामत को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। ऊपर और नीचे जब दो नुक्ते लगा दें, हम ऐसे दो डॉट्स लगा दें, तो ये राबता की अलामत बनती है। इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ किसी चीज़ की थोड़ी सी तफसील बयान करनी हो, बिल्कुल वाज़ेह ना बयान करना हो। मिसाल के तौर पर हम जब दरख्वास्त लिखते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं उन्वान। तो प्यारे बच्चों, उन्वान के आगे जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं वो राबता की अलामत होती है। इसी तरीके से जब हम उर्दू में कोई कहानी लिखते हैं और वहाँ पर लिखते हैं नतीजा, तो वहाँ पर भी हम ये राबता की अलामत उसके आगे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब हम मसलन लिखते हैं, मसलन, तो उसके आगे भी हम राबता की अलामत इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देख लिया कि राबता की अलामत कौन सी है,
ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है और इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सबक के बाद आप लोग इन अलामतों के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर जान पाए होंगे और इनको ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ ये लेसन नोट कर लिया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।